हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। मैं आपको पहले दो वीडियोस के थ्रू ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक पढ़ा था और कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ा था। आप लोग को शायद समझ में आया होगा। आप लोग उसको दोबारा पढ़ें, बुक से भी पढ़ें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने बचे हुए कार्बोनियम आयन को कवर किया और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको बताया। आज इस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के नेक्स्ट पार्ट यानी कि मैं कार्बन आयन के बारे में आपको बताऊंगी। कार्बन आयन क्या होता है? जैसे आपको पहले बताया था, कार्बन आयन इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू बनता है। जो आपका मुख्य सबस्ट्रेट या क्रियाकारक यौगिक होता है, उसमें कार्बन और कार्बन से लगे हुए दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणता में अगर अंतर है और कार्बन की विद्युत ऋणता अपने पास वाले परमाणु की विद्युत ऋणता से ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जिससे कार्बन पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो कार्बन आयन क्या हो गया? Is an ion in which carbon has unshared pair of electron and bears a negative charge, usually with free substituent, for a total of 8 valence electron. तो इस तरह से आप देखते हैं कि कार्बन आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं और एक इसके पास अनशेयर्ड लोन पेयर जिसे हम कह सकते हैं, जिसने कोई बंध नहीं बनाया है, वो इसके पास एक्स्ट्रा रहता है, जिसके कारण ये किसी भी दूसरे परमाणु को या सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इस कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बन आयन जो है इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बन एसिड। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एल्केन है और इस तरह से H निकल गया, क्योंकि H की विद्युत ऋणता कम है, कार्बन की ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव हो गए और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नीचे आप एक और रिएक्शन देख रहे हैं जहां 3 बेंजीन रिंग लगी है। ट्राइफेनल बेंजीन है, ट्राइफेनल मीथेन, और यहाँ हम जब एक क्षार दे रहे हैं THF है और 12 क्राउन 4 है जो हमने इसमें डाला है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? कार्बन आयन। कार्बन आयन किन किन अभिक्रियाओं में सामान्यतः बनता है, ये इस वीडियो के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। एक तो जो है कि अगर जो भी आपका सबस्ट्रेट है जिसमें कार्बन है, कार्बन से आप देख सकते हैं कि लगा हुआ ग्रुप यानी कि H निकल गया। फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाता है, तो उससे बन जाता है कार्बन आयन। दूसरा रिएक्शन है कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और R नेगेटिव यानी कि कार्बन आयन नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। तीसरी तरह की रिएक्शन होती है योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन के ऊपर पाई बॉन्ड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पर। जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? पॉजिटिव वाले के ऊपर, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर चले जाएंगे, जिससे उस कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा, अर्थात कार्बन आयन बन जाएगा। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं और कि किस प्रकार से क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जब प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है तो वो क्षार की उपस्थिति में होता है। क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन इजीली निकल जाता है और कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ये कार्बन कीटोन है और NH2 जो है
आपका क्षार है, तो क्षार की उपस्थिति में CO ग्रुप की वजह से उसके पास जो कार्बन है वो अम्लीय हो जाता है और इसलिए वहाँ से आसानी से प्रोटॉन निकल जाता है। क्षार, आप जानते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार वो स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन ग्रहण करती है। तो इस तरह से NH3 बन गया और कार्बन आयन आपको प्राप्त हुआ। दूसरा नीचे रिएक्शन है नाइट्रोएल्केन्स। यहाँ पर क्षार है OH। OH ने NO2 के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, NO2 चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेक्स्ट वाला कार्बन एसिडिक हो जाएगा और वहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और इस तरह से कार्बन आयन प्राप्त होगा। डिटेल में आप कार्बोक्सिलेट आयन को भी देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। O नेगेटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन C और O के बीच में आ जाते हैं और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और CO और R के जो बीच के सहसंयोजक बंध है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन R के ऊपर चले गए और इस तरह से बन गया कार्बन आयन। यानी कि कार्बोक्सिलेट से के कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा भी कार्बन आयन प्राप्त होता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और या हम ये कहें कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कार्बन की तुलना में, तो कार्बन से अगर कोई मेटल लगा है, मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, लिथियम, तो उस स्थिति में भी कार्बन पर ऋणावेश आएगा अर्थात कार्बन आयन का निर्माण होगा। यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं अल्काइन है, एसिटिलीन है, जिसकी अभिक्रिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ की जा रही है। तो H को रिप्लेस करके आपका सोडियम आ जाता है, यानी क्या बन जाता है, सोडियम एसिटाइलाइट। कार्बन आयन बन गया C पर ऋणावेश। तो इस प्रकार ये जितने भी आपको मेन मुख्य उदाहरण बताए गए जिन अभिक्रियाओं में कार्बन आयन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चूंकि मध्यवर्ती हैं, अभिक्रिया के मध्य में बनते हैं और ये जो कि कम स्थायी होते हैं, तो किसी भी हमने पहले पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन आयन की वो ज़्यादा होती है दूसरे परमाणु से। और यहाँ आप इस उदाहरण में देख रहे हैं तीन उदाहरण देख रहे हैं कार्बन आयन के। एक कार्बन आयन वो है जहाँ कार्बन का sp संकरण है, दूसरा है एल्कीन जहाँ कार्बन आयन का संकरण sp2 है और थर्ड है sp3 वाला कार्बन आयन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्थायी होता है अल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्किल वाला कार्बन आयन। उसका कारण है कि जितना ज़्यादा S करैक्टर बढ़ता है उस कार्बन के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो कार्बन की है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना S करैक्टर है। जितना ज़्यादा S करैक्टर होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी अधिक होगी और इस कारण उसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कार्बन आयन sp का यानी कि अल्काइन का स्थायित्व एल्कीन से और एल्कीन का एल्किल कार्बन आयन से ज़्यादा होगा। अब जैसा कि हम कार्बोनियम में भी पढ़ा था कि 3 प्रकार के कार्बोनियम आयन होते हैं, उसी तरह से कार्बन आयन भी 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जिस कार्बन पर ऋण आवेश है अगर उससे एक कार्बन न्यूक्लियस लगा है तो वो प्राइमरी कार्बन आयन कहलाएगा। जिस कार्बन पर ऋण आवेश है अगर उससे 2 कार्बन न्यूक्लियस जुड़े होंगे तो वो सेकेंडरी कार्बन आयन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर कार्बन आयन वाला कार्बन उससे अगर 3 कार्बन न्यूक्लियस लगे हों तो वो टर्शियरी कहलाएगा। यहाँ आप कार्बोनियम आयन के विपरीत ऑर्डर देख रहे हैं
कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी से ज़्यादा स्थायी है और सेकेंडरी टर्शरी से। इसका कारण है क्योंकि कार्बन आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 नहीं है, तो उसका अष्टक पूर्ण है, 3 सहसंयोजक बंध है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कार्बन आयन से कोई समूह लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अर्थात प्लस आई वाला समूह लगाते हैं, जैसे कि एल्किल समूह, तो वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन को क्या देगा? वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऋण आवेश को फैलाएगा नहीं, उसको कंसंट्रेट करेगा। इसलिए जितने ज्यादा एल्किल समूह लगे होंगे उतने ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या कार्बन आयन में बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन पर बढ़ेगी और इसलिए स्थायित्व कम होता जाएगा। तो प्राइमरी में एक ही एल्किल समूह है, सेकेंडरी में 2 है और टर्शरी में 3। इसलिए सबसे अधिक जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाएगा, स्थायित्व कम होता जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में ये जो फर्क है वो क्यों है। और अगर हम कार्बन आयन से कोई ऐसा समूह लगा दें जैसे साइनाइड, NO2, जो कि कैसे समूह है? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये जिस परमाणु से जुड़े होंगे उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या -I इफेक्ट। उसके कारण से कार्बन का ऋण आवेश फैलेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, फैलेगा, अर्थात स्थायित्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वो कार्बन आयन को जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे वो कार्बन आयन को लेस स्टेबल करेंगे, क्योंकि वो कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे। तो इसलिए ऐसा समूह जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और जो उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ने से नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसलिए प्राइमरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम स्थायी होता है। अब आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेजोनेंस के द्वारा चार्ज का वितरण होता है, चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है। हमारा जो भी कार्बन है उसका उस पर जो भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर फैलता है, अर्थात डीलोकलाइज होता है, डिफ्यूज होता है, बजाय एक मॉलिक्यूल या एक एटम पर न रहकर दूसरे एटम पर अगर वो फैलता है, तो उससे उस मध्यवर्ती का या स्पीसीज का स्थायित्व बढ़ता है। इसको हम कहते हैं इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी कि जब धन आवेश या ऋण आवेश पाई बंध के कंजुगेशन में होता है तो उस स्थिति में अनुनाद संभव होता है। यहाँ आप बेंजाइलिक कार्बन आयन देख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर देखें, जहाँ बेंजाइलिक कार्बन पर ऋणावेश है। चूंकि भारी कक्ष में 2 लोन पेयर हैं, तो ये दोनों लोन पेयर सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, जिससे कार्बन और बेंजीन का जो फर्स्ट कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और चूंकि कार्बन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती कभी भी, इसलिए जो नेक्स्ट कार्बन है जहाँ पाई बॉन्ड है वहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो वाले कार्बन पर आ जाएंगे, जैसा कि आप सेकेंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई CH2 डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज। अब
आपने देखा कि किस प्रकार से जो बाहर बेंजीन के बाहर नेगेटिव चार्ज था वो अब बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर डीलोकलाइज हो गया। अब ये ऋणावेश फिर दूसरा जो पाई बंध है बेंजीन रिंग का उसके साथ संयुग्मन में है, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो पाई के इलेक्ट्रॉन आगे सिंगल बॉन्ड कार्बन पर मूव करेंगे, जिससे थर्ड स्ट्रक्चर आप देखें ध्यान से, जिससे थर्ड स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन के ऊपर ऋणावेश आ गया। और जो कार्बन आयन का ऑर्थो पे जो ऋणावेश था उसने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से वापस दो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग में बन गए और ऑर्थो से ऋणावेश पैरा पोजीशन पर आ गया। फिर ये पैरा पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर तीसरा जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का उसके साथ संयुग्मन में है। इस पर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव होंगे और जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्थो कार्बन पर चले जाएंगे, जिससे कि फोर्थ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आ जाएगी। और इस प्रकार से कार्बन आयन का जो ऋण आवेश था वो पूरे बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज हो गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारी स्टेबल हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा चार्ज डीलोकलाइज या फैलेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक के लिए जितने ज़्यादा अनुनादित संरचनाएं बनेंगी वो यौगिक या मध्यवर्ती उतना ही स्थायित्व प्राप्त करेगा। स्थायित्व और क्रियाशीलता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो यौगिक अनस्टेबल होता है वो उतना ही क्रियाशील होता है, और अगर यौगिक स्थायित्व प्राप्त करता है, अगर उसका स्थायित्व बढ़ता है तो क्रियाशीलता घटती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन आयन का स्ट्रक्चर। कार्बन आयन में आप नीचे देख रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 सहसंयोजक बंध है, एक हाइड्रोजन तीनों पे लगा है और एक इसके पास sp3 कक्षक होता है जिसमें कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इस प्रकार से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में रहते हैं। बॉन्ड एंगल जो sp3 का होता है 109.28, ज्यामिति टेट्राहेड्रल है और ये लोन पेयर किसी दूसरे यौगिक को देकर बंध बनाता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन बनने के बाद किस तरह से रिएक्शन करेगा, किन यौगिकों के साथ रिएक्शन करेगा। आप रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन में देख सकते हैं कि कार्बन आयन CO जो बॉन्ड है कार्बोनिल का CO में, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत कार्बन से अधिक होती है इसलिए कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। इसलिए कार्बन आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये आप रेड एरो से देख रहे हैं, रेड एरो से ध्यान से देखिए। इसलिए कार्बन आयन कहाँ पर जुड़ेगा, CO समूह के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, और इस प्रकार से योग हो गया और आपका उत्पाद बन गया। दूसरी रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है कार्बन आयन का, वो रिप्लेस हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। CH3I के अंदर CH3 समूह पर धनावेश है, तो आप देख रहे हैं कार्बन आयन जो है रेड एरो से देख रहे हैं कि इस CH3 पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए ये सोडियम CH3 के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार कार्बन आयन बहुत सारे रिएक्शंस दिखाता है जो आप अभी जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, एल्कीन, अल्कोहल्स आदि, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं जिनमें ये बनता है, जैसे है अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन्स,
एल्डिहाइड कीटोन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो कार्बन आयन मध्यवर्ती के द्वारा होता है। कुछ नेम रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है, वो भी कार्बन आयन के द्वारा ही होती है। अल्कोहल का सिंथेसिस होता है गिग्नार्ड अभिकर्मक के माध्यम से, उस अभिक्रिया में भी कार्बन आयन मध्यवर्ती बनता है। एल्कीन के अंदर एक विटिंग रिएक्शन होती है, उसमें भी कार्बन आयन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। इसके अलावा एस्टर्स एसिड क्लोराइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पर भी कार्बन आयन मध्यवर्ती के रूप में बनेगा। इसके अलावा क्लेजियन अभिक्रिया है जहाँ पर कार्बन आयन के द्वारा ही क्रियाविधि होती है। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।